नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्यांश पर। विश्व आर्द्र भूमि दिवस पर उपराज्यपाल का संदेश, ईवीएम और वीवीपैट पर जागरूकता कार्यक्रम और 10 फरवरी को पीबीएमसी के सभागार में होगा आगरा बाजार नाटक का मंचन। आज पूरे विश्व और देश के साथ इन द्वीपों में भी आर्द्र भूमि और मानव कल्याण विषय पर विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाए जाने पर उपराज्यपाल एडमिरल डी.के. जोशी ने अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि इस विषय के माध्यम से विभिन्न पारिस्थितिकीय तथा आर्थिक सेवाएं प्रदान करते हुए कल्याण को सुनिश्चित करने में आर्द्र भूमि की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया गया है। उपराज्यपाल ने कहा कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस आर्द्र भूमि की तीव्रता से हो रही हानि को रोकने और उनके संरक्षण की तत्काल आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि आर्द्र भूमि आवश्यक जैव विविध पारिस्थितिकीय तंत्र है, जहां जल, पर्यावरण एवं पौधों तथा पशुओं के जीवन को नियंत्रित करने वाला प्राथमिक कारक है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में आर्द्र भूमि पृथ्वी की भू सतह के लगभग 6% भाग पर आच्छादित है। यह पर्यटन, मत्स्य पालन, कृषि, अन्य आर्थिक गतिविधियों को सहयोग करती है और जल शुद्धिकरण और बाढ़ नियंत्रण तथा जलवायु परिवर्तन से निपटने में सहायक है। उपराज्यपाल ने कहा कि आर्द्र भूमि को होने वाली हानि को रोकने तथा भावी पीढ़ियों के लिए इस प्राकृतिक संपदा की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु निष्ठापूर्ण एवं समर्पित प्रयासों की आवश्यकता है। आज विश्व आर्द्र भूमि दिवस है। इस दिवस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। हर साल आज ही के दिन यानी 2 फरवरी को यह दिवस मनाया जाता है। पेश है एक रिपोर्ट। विश्व आर्द्र भूमि दिवस हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है। यह दिन 2 फरवरी को 1971 को कैस्पियन सागर के तट पर ईरान के रामसर में आर्द्र भूमि कन्वेंशन को अपनाया गया था। आर्द्र भूमि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह जैसे द्वीप के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आर्द्र भूमि मानव अस्तित्व के लिए अति आवश्यक है। वे दुनिया के सबसे अधिक उत्पादक वातावरण में से है। जैविक विविधता के पालने जो पानी और उत्पादकता प्रदान करते हैं, जिन पर पौधे और जानवरों की अनगिनत प्रजातियां जीवित रहने के लिए निर्भर करती है। जिसमें कि 1975 में इंडिया ने हमारे इस कन्वेंशन में साइन किया था और आज के डेट में हमें खुशी है कि पूरे इंडिया में, भारत में 80 वेटलैंड्स है जो कि रामसर कन्वेंशन के अंदर आता है। बहुत सारे वेटलैंड्स है जहाँ पे यहाँ हमें बर्ड्स का और अदर एनिमल्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सारे हमारे देखने का नज़रिया है, पर आप ये समझ सकते हो कि ये सारे वेटलैंड्स हम ह्यूमन बींग्स के ऊपर भी कितना ज़्यादा अफेक्ट करता है कि हमें यहाँ पे अंडमान में वैसे ही स्वीट वाटर सोर्सेज बहुत कम है, तो ये वेटलैंड्स ही है जो हमें पानी दे रहे हैं। हम घर पे कुआं खोदते हैं, बोरवेल्स करते हैं और बाकी सारे जितने भी हम सोर्सेस से पानी निकालते हैं, ये सारे वेटलैंड्स ही है जो कि हमें प्योर वाटर जो प्योरीफाई करके हमें देते हैं। वेटलैंड्स क्या है? वेटलैंड्स हमारे समंदर से और हमारे ज़मीन के बीच के जो दलदल इलाका होता है उसे ही वेटलैंड्स कहा जाता है और वो सबसे बड़ा प्योरीफायर होता है पानी के लिए, जो कि हमारे जितने भी इंडस्ट्रियल वेस्ट हो, होम वेस्ट हो, जितने वेस्ट है उनको प्योरीफाई करके पानी को सोख करके हमारे ग्राउंड लेवल वाटर को रिचार्ज करता है। खासकर अंडमान में जहाँ पे बारिश के अलावा कोई भी तरह का स्वीट वाटर सोर्सेस का बिल्कुल ही रास्ता नहीं है, बिल्कुल ही इंतज़ाम नहीं है। जितने भी हमें नाला, इस तरह के स्ट्रीम्स, मैंग्रोव पैचेस और जितने भी मार्शलैंड, सिपीघाट वगैरह आप देख रहे हैं, इस सारे एरिया में हमने हमारे जितने भी बर्ड्स के लिए और बाकी एनिमल्स के लिए जितने भी वाटर पैचेस है, ये हम सभी को हेल्प करते हैं हमारे ग्राउंड वाटर रिचार्ज को मजबूत बनाने में। आर्द्र भूमि उन अनगिनत लाभों और पारिस्थितिकीय तंत्र सेवाओं के लिए अपरिहार्य है जो वे मानवता को प्रदान करते हैं।
इनमें ताजे पानी की आपूर्ति, भोजन और निर्माण सामग्री, जैव विविधता से लेकर बाढ़ नियंत्रण, भूजल पुनर्भरण और जलवायु परिवर्तन शमन शामिल है। सुनामी तथा भूकंप 26 दिसंबर 2004 को हुए इस प्राकृतिक घटना के कारण टेक्टोनिक बलों ने द्वीपों और समुद्र की रूपरेखा बदल दी थी। इसमें सिपिगा, टेलराबाद, गाराचरमा और अटम पहाड़ में कृषि भूमि के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था। एक बड़े क्षेत्र में फैली इन आर्द्र भूमि को अलग अलग जल निकायों और दलदलीय भूमि के रूप में वर्णित किया गया है, जिसमें पारिस्थितिकीय प्रकारों के जुड़े हुए कई खंड शामिल है। सिपिगाट की इस आर्द्र भूमि ने हमेशा वैज्ञानिकों को वनस्पतियों पर अध्ययन और शोध करने के लिए आकर्षित किया है। वेटलैंड सिर्फ हमें सुविधा नहीं देते हैं कि हमारे पानी को रिचार्ज करें, हमारे ग्राउंड वाटर लेवल को रिचार्ज करें। यहाँ पे बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, बहुत सारे एनिमल्स ऐसे रहते हैं कि जो हमें फ्लोरा एंड फौना जो हमें मिलते हैं वो शायद ही हमारे ज़मीन में या समंदर में कहीं मिले। ये जो हमारा टेरेस्ट्रियल बॉर्डर लाइन है वेटलैंड, जो दलदलिया इलाका होता है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एम्फीबियंस और बहुत सारे ऐसे प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं जो कि हमारे इसके क्लाइमेट चेंज जो हमारे ग्लोबल वार्मिंग का जो रीज़न हो रहा है उसको भी हमें कंट्रोल करने में, कार्बन डिसेंटिलाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। Wetland is what we are defining as most of the time we are having the water. That environment what we are going to define as a wetland. In Andaman, after the tsunami, we come across a very good wetlands are formed because of the subsidence will be taken by, especially south of Port Blair. So in this case, we are as on date, we are having more than 60 wetlands are identified by the Forest Department based on their survey. So out of these 60 wetlands, Port Blair wetland, what we are calling as a Chippigard and other nearby areas, very unique in the system. Why? Because this is the area where we can call as a fluctuating from freshwater to the marine environments. Because during the rainy season, the whole wetland will be freshwater influenced. In the case of summer, it goes for the what we are calling as a almost full-fledged saline environment. So this will be giving a very attractive for the birds and making a unique plant species and other things. So this will be the one of the major attraction for the birds, which are migratory birds as well as the local birds will be available, and a huge amount of birds are proliferated in this wetland. टोटल हमारे 5 तरह के वेटलैंड्स होते हैं, पर अंडमान में आपने देखा होगा सिर्फ 3 ही तरह के वेटलैंड्स मिलते हैं, जो कि मैंग्रोव पैचेस होते हैं, ड्राई मडलैंड्स होते हैं जो कि सुनामी के बाद ही ज़्यादा हमें दिखाई दे रहे हैं, और ज़्यादातर मार्शी वेटलैंड्स होते हैं जो कि ग्रासेस के सिर्फ ग्रासेस होते हैं वहाँ पे और पानी होती है। तो इन सभी के लिए हमें कंजर्वेशन इन सारे वेटलैंड्स को करने में बहुत ज़्यादा हमें बढ़ चढ़ के आगे बढ़ना चाहिए, ताकि ये सारे जो पानी के सोर्सेस है जो कि नेचुरल फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, इन्हें हम बचा सके। फिर भी अध्ययन पर अध्ययन यह दर्शाता है कि दुनिया के अधिकांश क्षेत्रों में आर्द्र भूमि क्षेत्र और गुणवत्ता में गिरावट जारी है। इन आर्द्र भूमि के पारिस्थितिकीय तंत्र का अध्ययन और दस्तावेजीकरण करने की वास्तविक और तत्काल आवश्यकता है, ताकि इसके संरक्षण और प्रबंधन के लिए नीति तैयार की जा सके। So we know that the Chippigard already we are having a good amount of wetland was there, but due to the population and people's usage, that area becoming a shrinking. This will be one of the major area what is happening also. The natural habitat will be becoming a lesser and lesser. So this will be affecting the environment, natural environment, which the birds and other animals will be not able to sustain in this environment. So the peoples of Andamans should think about that. They can able to protect these wetlands by the way of whatever possible means they can able to do it. For their activities can be expanded for the different locations, and this will be leave it for their natural animals, birds and plants. ये
साइंटिफिकली भी अभी बहुत ज़्यादा सामने आया है। इसका जो हमारा फ़ायदा है वेटलैंड्स का, वो हमें बिल्कुल बिना सोचे समझे कंजर्व करना चाहिए, मिट्टियों से नहीं भरना चाहिए। अपने इलाकों में जितने पानी के रिचार्ज सोर्सेस हम बना सके ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए, उन्हें हम संजोगना चाहिए, उन्हें हम कंजर्व करना चाहिए। अंत में मुख्यांश एक बार फिर। विश्व आर्द्र भूमि दिवस पर उपराज्यपाल का संदेश, ईवीएम और वीवीपैट पर जागरूकता कार्यक्रम और 10 फरवरी को पीबीएमसी के सभागार में होगा आगरा बाजार नाटक का मंचन। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।